हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग आगे समझते हैं। द चैप्टर द इंटरव्यू हाईलाइट्स द न्यू इन्वेंशन इन जर्नलिज्म दैट इज द इंटरव्यू। बेसिकली ये चैप्टर इस बात पे जोर देता है, उस बात को दर्शाता है कि जर्नलिज्म की दुनिया में एक नई चीज़ का इन्वेंशन हुआ था और जिसका नाम था इंटरव्यू। It basically discusses how different people or celebrities have multiple views about the interview and what it does to their personality. Basically इस चैप्टर में ये बताया गया है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग जो है और अलग अलग लोग जो है इंटरव्यूज के बारे में उनका क्या ख्याल है या फिर वो उनको पर्सनालिटी को ये कैसे इंटरव्यू अफेक्ट करता है, इसके बारे में उन्होंने इसमें बेसिकली बात किया है। बेसिकली दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। In the first part, the narrator talks about the reaction and views of celebrities towards an interview. पहले पार्ट में ऑथर ये बात करना चाहते हैं कि जो भी सेलिब्रिटीज है उनका क्या रिएक्शन होता है इंटरव्यूज को लेकर, उनके क्या व्यू पॉइंट्स है इंटरव्यू को लेकर, पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो भी है। और सेकेंड पार्ट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ द फेमस राइटर एंड एकेडमिशियन अम्बर्टो इको। और सेकेंड पार्ट में बात की गई है एक बहुत बड़े एकेडमिशियन जो कि प्रोफेसर भी थे, उनका नाम है अम्बर्टो इको। इनके इंटरव्यू के बारे में चर्चा की गई है। इन दिस स्टोरी वे गेट टू नो द वेरियस क्वालिटीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट यूज्ड बाय द फेमस राइटर। और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग को ये पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसमें प्रोफेसर साहब जो एकेडमिशियन है अम्बर्टो इको, वो बताते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट वन को। पार्ट वन जैसे ही शुरू होता है, द ऑथर सेज that since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. ऑथर का कहना है कि लगभग 130 साल हो गए हैं इंटरव्यू का इन्वेंशन हुए हुए। मतलब पहली बार ऐसा कोई टर्म आया हो जर्नलिज्म में, और इंटरव्यू कहते किसे है। इसका डिस्कवरी एक तरह से कह सकते हैं 130 साल पहले हुआ था, और ये आज कॉमन प्लेस बन चुका है। मतलब मोस्ट इसेंशियल पार्ट, जो कॉमन फीचर है जर्नलिज्म का, इंटरव्यू आज वो कॉमन फीचर बन चुका है जर्नलिज्म का। कॉमन प्लेस का मतलब ये होता है ऑर्डिनरी थिंग ऑफ समथिंग। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, आज जो लोग भी पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। वो कभी न कभी किसी इंटरव्यू के बारे में या तो पढ़े होते हैं या उसको उन्होंने देखा होता है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly। और दूसरी ओर देखें तो लगभग हजारों सेलिब्रिटीज का आज तक इंटरव्यू हो चुका है, और कई लोगों की तो बार बार इंटरव्यू हो चुकी होगी। तो आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स, मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। ऑथर कहता है जब हजारों लोगों की इंटरव्यू हो चुकी हो और कई लोग हैं जिनकी इंटरव्यू कई कई बार हो चुकी हो, तो ये ओबियस है, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियन है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो मेथड्स है, इसके जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, मतलब कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके बारे में ओपिनियन लोगों का जो है ना वेरी करता रहता है लार्ज स्केल पर। ये बिल्कुल सही है। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, सलमान खान से पूछेंगे तो वो कुछ और कहेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेनी पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। इस तरह से हम लोग एक सम अप अगर करें इस पैराग्राफ को, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के मन में इंटरव्यूज के बारे में कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज का मतलब कुछ बोलते हैं पॉजिटिव, कुछ बोलते हैं नेगेटिव, इसके यूसेज एंड एडवांटेजेस को लेकर। Some people have big claims about it as they believe it to be a path towards knowing complete truth. कुछ लोग तो इंटरव्यूज के बारे में बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। इट इज फुल ऑफ गुडनेस, इसमें बहुत सारी अच्छाई बड़ी होती है। ये एक ऐसा पाथ की ओर हमें ले जाते हैं जहाँ पे हमें लोगों को सच्चाई, कंप्लीट सच्चाई देखने को मिलती है। एंड कंसीडर इट्स प्रैक्टिस टू बी एन आर्ट। और कुछ लोग तो इसके प्रैक्टिस को, मतलब इंटरव्यू लेने की और देने की कला को भी एक कहते हैं कि एक प्रकार का आर्ट है, एक कला है। अदर्स, और कुछ लोगों की, दूसरे लोगों की बात करें, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू को एक बहुत बुरा मानते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं उस केस में विक्टिम बन जाता हूं, मतलब एक पीड़ित बन जाता हूं। माइट हेट द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। और ऐसे लोग जो है इंटरव्यूज को
अपने लाइफ में एक अनवांटेड इंट्रूजन मानते हैं, मतलब कि अनवांटेड इंटरफेरेंस। बहुत सारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी फेवर करते हैं। दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, उनको लगता है कि इनके पर्सनालिटी को, इंटरव्यू जो है उनके पर्सनल को डिमिनिश करता है, मतलब रिड्यूस करता है, मतलब उनके पर्सनालिटी को खराब करता है पब्लिक के सामने, उनको ऐसा फील होता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है प्राचीन समय में, इट इज बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। मतलब पुराने समय में एक कहावत हुआ करती थी, बहुत प्राचीन समय में, कि अगर कोई किसी का एक फोटो ले रहा है तो इसका मतलब कि उसका सोल निकाल लिया, उसका आत्मा निकाल लिया। इसी तरह यहाँ पर कुछ लोग जो सेलिब्रिटीज है वो लोग मानते हैं कि आप इंटरव्यू लेकर मेरे पूरे इमेज को ही खराब कर देते हैं। उनमें से कुछ नाम आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे लोग। मिस्टर वीएस नेपॉल। मिस्टर वीएस नेपॉल ये नोबेल प्राइज विनर है इन लिटरेचर इन 2001। इनको लिटरेचर में 2001 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ही फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, उनको लगता है कि कुछ लोग तो इंटरव्यूज से ना एकदम घायल महसूस करते हैं। एंड दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और लगता है कि उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा जैसे खत्म हो गया हो, डैमेज्ड हो गया हो। लिवाइस कैरल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, आप लोगों ने एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी के बारे में सुना होगा, लिवाइस कैरल ने उनको लिखा है। ही वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, वो कहते हैं कि मेरे पास जब इंटरव्यूअर आया था तो मेरे लिए एक हॉरर के समान था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कहा ना भैया आज के बाद फिर हम इंटरव्यू नहीं देने वाले किसी को। लाइकवाइज मीन्स सिमिलरली, उसी प्रकार रूडयार्ड किपलिंग, आप तो जानते ही होंगे रूडयार्ड किपलिंग को, द फेमस राइटर ऑफ जंगल बुक। जंगल बुक के राइटर यही हैं। ही वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गेटिंग इंटरव्यूड, इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इंटरव्यू देना ही नहीं है। His wife recorded one such incident in her diary when their day in Boston was ruined by two reporters on 14 October 1892. इनकी वाइफ तो डायरी में ना डेट रिकॉर्ड करके रखी है कि 14 अक्टूबर 1892 को बॉस्टन से दो रिपोर्टर्स आए और उन्होंने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया उस दिन। अकॉर्डिंग टू किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग के हिसाब से इंटरव्यूज आर इमोरल, इंटरव्यू जो होता है ना वो इमोरल थिंग होता है, अनैतिक होता है, बहुत बुरा होता है। एंड ही कॉल्स इंटरव्यू अ क्राइम, वो कहते हैं कि इंटरव्यू लेना एक क्राइम के समान है। विच शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट, मतलब इसके लिए उसको सजा मिलना चाहिए इंटरव्यूअर को। जस्ट एज एनी अदर क्राइम, जिस तरह आप दूसरे अपराध के लिए किसी को सजा देते हैं, वो कहते हैं इंटरव्यू लेने वाले को भी सजा देनी चाहिए जो किसी की पर्सनैलिटी को डिमिनिश करता है आकर। आयरॉनिकली, लेकिन सबसे अजीब विडंबना ये है, मतलब एक कहते हैं ना विरोधाभासी ओपोजिट आइडियाज हमारे मन में ये आया है कि किपलिंग वंस कैरिड ऑन सच असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन सम इयर्स अर्लियर। जब वो ये बयान देते हैं कि इंटरव्यू एक इमोरल है, क्राइम है, इंटरव्यूअर को पनिश करना चाहिए, तो ये इंसान खुद ही कुछ सालों पहले, मार्क ट्वेन भी एक फेमस राइटर है, उनका भी इंटरव्यू ये ले चुके थे खुद ही। तो ये सिचुएशन आयरॉनिकल है कि एक आदमी जो खुद किसी का इंटरव्यू लिया हुआ कुछ साल पहले, वो कह रहा है कि इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए और ये बहुत खराब है। तो ओपिनियन वेरी करता है, इसलिए कहा गया, स्टार्ट ऑथर ने कहा कि ओपिनियन वेरी करते हैं, सब लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आगे चलते हैं। द फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट H.G. वेल्स, ये बहुत ही फेमस राइटर है। ही सेड दैट एन इंटरव्यू वाज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बट 40 years later he interviewed the Russian revolutionary Joseph Stalin। अब ये भी देखिए उसी लाइन पर है, ट्रैक पर। ये कहते हैं कि एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था इंटरव्यू इनके लिए जब भी ये देते थे, लेकिन 40 years later, 40 साल बाद, इन्होंने खुद रशियन रिवोल्यूशनरी जो थे जोसेफ स्टालिन, रशियन रिवोल्यूशन के बहुत बड़े कैरेक्टर थे, उनका इंटरव्यू उन्होंने खुद किया था। Another writer, Saul Bellow, commented that an interview seemed to be like fingertips on his windpipe। वो कहते हैं कि इंटरव्यू तो मेरे यार फिंगर टिप्स ऑन हिज विंड पाइप, जिसका मतलब, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि दम घुटना। ही फेल्ट चोक्ड एंड सफोकेटेड व्हेन ही वाज इंटरव्यूड। वो कहते हैं कि जब मैं इंटरव्यू ले गई तो ऐसा लग रहा हो कि मेरा जैसे दम घुट रहा हो। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स एन इंटरव्यू सीम टू फुलफिल इट्स पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस। लेकिन ऑथर का ये मानना है कि हो सकता है कि इंटरव्यू में कुछ ड्रॉबैक्स हो, ड्रॉबैक्स का मतलब कमियां होती हैं, डिफिशियंसी, पॉसिटी, लेकिन इंटरव्यू जो है ना एक ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने का पर्पस को भी फुलफिल करता है। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन,
एन इंटरव्यू गिव्स अस द मोस्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाइम। और डेनिस ब्रांस का कहना है कि जिस हमारे समय समकालीन जो लोग हैं, हमारे समय जो लोग हुआ करते थे, उनके बारे में सही जानकारी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है इंटरव्यू। अब दोस्तों देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर डाला है, द नेम ऑफ द रोज। ये की बहुत ही फेमस नॉवल है जिसकी लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी थी यूएसए में और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं और इसकी चर्चा सेकेंड पार्ट में की गई है। सेकेंड पार्ट में बेसिकली बताया गया है कि अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, और उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे थे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर मिस्टर मुकुंद पद्मनाभन। तो सेकेंड पार्ट पूरे उनके इंटरव्यू पे सेंटर्ड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसा कि मैंने बता दिया है कि द सेकेंड पार्ट कंटेन्स एन इंटरव्यू बिटवीन अम्बर्टो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन, अ जर्नलिस्ट ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। अम्बर्टो इको इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। ही इज कंसिडर्ड अ स्कॉलर फॉर हिज फिलोसफीज ऑन सेमियोटिक्स। दोस्तों अम्बर्टो इको बहुत फेमस है अपने फील्ड में, उनको एक स्कॉलर समझा जाता है। उन्होंने सेमियोटिक्स पे बुक्स लिखी है। सेमियोटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। उन्होंने लिटरेरी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस भी किए हैं और मेडाइवल एस्थेटिक्स के बारे में भी लिखा है। एस्थेटिक्स रिलेटेड टू ब्यूटीज के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन, मतलब फिक्शन लिखने से पहले वो इन सारी चीजों पे वो ढेर सारा वो काम कर चुके थे। His interview basically revolves around his successful novel The Name of the Rose. His novel sold more than 10 million copies. जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम लोग इस बुक के बारे में, नॉवल के बारे में बात करना जा रहे हैं। इनका ये बुक 10 मिलियन से ज़्यादा बिक चुका था कॉपी। और इसी के लिए मिस्टर मुकुंद पद्मनाभन इनसे इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे कि सर आखिर क्या बात है आप पे और क्या खास है आप में कि आपकी ये बुक 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक गई उस वक्त आपकी नॉवल, कुछ बताइए हमें। मुकुंद begins by asking him how he manages to do such different things. वो कहते हैं कि सर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? आप प्रोफेसर भी है सेमियोटिक्स पे, आप सेमियोटिक्स पढ़ाते हैं, सेमियोटिक्स पे आप बुक भी लिखते हैं, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस भी करते हैं, कुछ आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं और आप फिक्शंस भी, स्टोरीज भी लिखते हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं। तो आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? तो अम्बर्टो replies saying that he is doing the same thing. बोले यार तुमको लगता है कि मैं ढेर सारा काम कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैं एक ही काम कर रहा हूं एंड दैट इज राइटिंग। मैं लिखने का बस काम कर रहा हूं। फर्दर ही गोज ऑन टू जस्टिफाई हिज बुक्स दैट रिवॉल्व अराउंड पीस एंड नॉन वायलेंस। बाद में वो कहते हैं मेरा बुक आखिर इतना पॉपुलर होने के पीछे कोई ना कोई रीजन हुआ होगा। एक्चुअली उन्होंने वो बताते हैं कि मेरा बुक बेसिकली पीस और नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। हालांकि एक डिटेक्टिव ट्रेल बेस्ड एक स्टोरी थी जिसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व थे जो हम लोग देखेंगे आगे। We learned that Umberto classifies himself as an academic scholar. वो अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं, प्रोफेसर, लेकिन दुनिया उनको एक नॉवेलिस्ट के नाम से जानती है। He attends various academic conferences throughout the week and writes novels on Sundays. वो संडे को बैठ के नॉवल लिखते हैं। बाकी वीकडेज में तो अपना प्रोफेसर है, तो चूंकि काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, और नॉवल जो है संडे को लिखते हैं। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब यार सप्ताह में जो एक काम करता हूं मैं, एक दिन में जो काम करता हूं मैं, उसके लिए जाना चाहिए मुझे, या सप्ताह में 6 दिन या 5 दिन जो काम करता हूं मुझे उसके लिए ज्यादा जाना चाहिए। He says that he expresses that others considering him as a novelist and not a scholar does not affect him at all. मतलब दुनिया लोग मुझे नॉवलिस्ट मानती है, वो मुझे प्रोफेसर कम और नॉवलिस्ट ज्यादा समझती है, स्कॉलर कम नॉवलिस्ट ज्यादा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। He agrees it rather tough to influence millions of people with academic work. वो कहते हैं ये भी बात सही है कि आप अपने एकेडमिक वर्क से, यानी कॉलेज में जाकर पढ़ाकर और स्टडी साइंस एंड सिंबल्स पे आप एक बुक लिखकर आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं वो कहते हैं कि आप सही कहते हैं, मुझे दुनिया नॉवलिस्ट इसलिए नाम से जानती है क्योंकि मेरा बुक जो है इतना ज्यादा बिक गया, तो इतने लोगों तक पहुंच गया, उनको इतनी अच्छी लगी, तब लोग मेरे नाम के बारे में जाने। और मैं जब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मुझे सिर्फ वहां के स्टूडेंट्स मुझे समझ रहे हैं, जान रहे हैं और पहचान रहे हैं, इसलिए लोग मुझे पॉपुलरली नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं। मोरओवर ही बिलीव्स दैट आवर लाइफ्स हैव एम्प्टी स्पेसेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट आपको नोट करना है, एम्प्टी स्पेसेज, ये एक सिंबल भी है और ऑक्सीमोरन भी है।
बेसिक वो कहना चाहते हैं कि हमारा लाइफ्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, कुछ खाली जगह होता है, लाइक द वंस इन एटम्स। जैसा कि आप एटम्स में देखेंगे तो एटम्स में भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो होता है, किसी में मिनिमम होता है, किसी में मैक्सिमम होता है। तो उसमें जो गैप होता है थोड़ा सा, उसको कहते हैं वो एम्प्टी स्पेसेस, उसमें खाली होता है। और उस एम्प्टी स्पेसेस को वो रिफर करते हैं इंटरस्टाइसेस। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि सपोज कि आप मान लो कि आप 10th फ्लोर पे आपको किसी के यहाँ जाना हो और आप लिफ्ट पे चढ़ गए। आपने उनको टाइम देके रखा है कि 10:05 पे उनसे मीटिंग है। तो आप 10 बजे लिफ्ट में चले जाते हैं कि 5 मिनट में लिफ्ट ऊपर चली जाएगी और मैं पहुंच जाऊंगा और फिर उनसे बात कर लूंगा। वो कहते हैं जब लिफ्ट में जब मैं चढ़ता हूं तो वो जो 10 फ्लोर का जो जर्नी है, वो जो मैं सफर करता हूं, वो टाइम में किसी को दिया नहीं रहता, वो टाइम किसी के लिए बुक्ड नहीं होता, वो टाइम फ्री टाइम होता है। उस टाइम को वो एम्प्टी स्पेसेस कहते हैं। वो कहते हैं कि आप चाहे तो उस फ्री टाइम को भी तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना, किसी किसी रूप में। 4 लाइन ही वो कहते हैं, मैं उसी फ्री टाइम में 4 लाइन लिख देता हूँ, एक पोएट्री या एक स्टोरी या एक ड्रामा या एक नॉवेल का कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं 4 लाइन लिख देता हूँ, और इस तरह मैं काम करता हूँ। He says that he does most of his productive work in the course of that time। वो कहते हैं मेरा जितना प्रोडक्टिव वर्क है इसी इंटरस्टाइसेस यानी एम्प्टी स्पेसेस में मैं काम करता हूं। Speaking about his novel, he remarks that it is not an easy to read। वो कहते हैं मेरा नॉवल थोड़ा टफ है, सबके आसान, सबके समझ से सबके समझ में जरूरी नहीं कि वो आता। It has got a detective feature to it alongside metaphysics। वो कहते हैं मेरे बुक में डिटेक्टिव फीचर्स भी मिलेगा आपको, मेटाफिजिक्स भी मिलेगा, थियोलॉजी भी मिलेगा, मतलब इसको रिलीजन से रिलेटेड स्टडी को हम लोग बोलते हैं थियोलॉजी, और मेडाइवल हिस्ट्री भी मिलेगा। इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है मेरा बुक। Similarly, he thinks that if he wrote the novel 10 years earlier or later, it would not have achieved the same success। और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि मान लो कि वही नॉवल मैंने 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद लिखा होता तो जरूरी नहीं था कि वो मेरा नॉवल इतना ह्यूज सक्सेस होता। बेसिकली इनके पीछे कहने का मकसद क्या है कि टेस्टेस ऑफ डिफरेंट पीपल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेसेस टू प्लेसेस, रीजन टू रीजन। मतलब कि हर इंसान का क्या पसंद है, नापसंद है, ये समय के साथ बदलता रहता है, जगह के साथ बदलता रहता है और शहर के साथ बदलता रहता है। तो हम कह नहीं सकते कि जो चीज आज सुपर हिट हुई है, अगर वो 10 साल पहले बनती तो भी सुपर हिट होती, या आगे 10 साल बाद बनती तो वो भी सुपर हिट होती। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे नॉवेल का जो सक्सेस है आज भी एक मिस्ट्री ही है कि एक्चुअली उसी समय वो क्यों हिट हुआ। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है।